हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस नोट्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 का केस लॉ नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस केस का नाम है भिकाजी नारायण धाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस को डिस्कस करने के बाद आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आर्टिकल 13 की क्लोज 1 में जो वॉइड लिखा गया है उसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग है वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपने हमारी आर्टिकल 13 की केस लॉ की सीरीज का केस लॉ नंबर 1 डिस्कस नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले उस केस लॉ को डिस्कस कर लीजिए, उस वीडियो को हमारी गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता ही है और वो भी वॉइड वर्ड पर और आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 पर कंसंट्रेटेड है। इन सिमिलर वे ये भी आर्टिकल 13 के सब क्लोज 1 पर कंसंट्रेटेड है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारी इन वीडियोस का लाभ उठा सके। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 13 सब क्लोज 1, इसमें हमने डिटेल में हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में ये कहा गया है कि वो सारे के सारे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट हैं वो उस एक्सटेंट तक, जिस एक्सटेंट तक वो इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ उसी इनकंसिस्टेंसी पर वो वॉइड माने जाएंगे। अगर से सपोज एक एक्ट है जिसमें 50 सेक्शंस हैं लेकिन 2 सेक्शन हैं जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करते हैं, तो सिर्फ वो 2 सेक्शन ही इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे अप टू दैट एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। आई होप आपको ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस केस के फैक्ट्स की ओर अगर हम बढ़े तो क्या हुआ था, सीपी एंड बिरार मोटर व्हीकल एक्ट जो पहले 1939 में आया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। जब ये 1939 का ये एक्ट था, उसके सेक्शन 58 में परमिट दिया गया था जो इस केस में पिटिशनर्स हैं उन्हें, यानी कि जो परमिट देने का अधिकार है वो इजीली उन्हें मिल चुका था 1939 के एक्ट के हिसाब से। लेकिन 47 में अमेंडमेंट आती है और उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे जो मेन आप कहते हैं जो पावर्स होती हैं इन मोटर व्हीकल्स के और ट्रांसपोर्ट के लिए, वो सारी की सारी कंसंट्रेट हो जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ। यानी कि गवर्नमेंट ने पावर ले ली है इस एक्ट को अमेंड करके 1947 में, और अब एक तरह से मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी है गवर्नमेंट ने। अब क्या होता है, ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व थे वो एक पिटीशन लगाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है 1950 में और कॉन्स्टिट्यूशन के पास होने के बाद आर्टिकल 13 की सब क्लोज 1 में ये लिखा गया है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया है, कि वो सारे के सारे लॉज इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे जो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से नहीं है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं वो इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे। अब क्या होता है, देखिए, आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 19 का अगर सब क्लोज 1 है, जो आर्टिकल 19 हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के नाम से बहुत जाना जाता है, उसकी सब क्लोज जी में एक मेन हमें राइट दिया गया है, क्या कि कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस कैरी आउट कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, किसी भी ट्रेड एंड बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, ये हमें राइट दिया गया है। तो अगर प्राइमा फेसिया उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, ये जो सीपी बिरार का जो मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया था, वो हमारे आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 और अगेन सब क्लोज जी को वॉयलेट करता है, क्योंकि हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया था 1950 में कि कोई भी पर्सन कोई भी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन ये इसका वॉयलेशन था। अब क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो इन बिटवीन, यानी कि गवर्नमेंट ही रिस्पोंडेंट है क्योंकि उन्हीं के अगेंस्ट पिटिशनर्स ने केस किया है और वो पिटिशनर्स कह रहे हैं कि ये हमारा राइट का वॉयलेशन है और हमें जो परमिट दिया गया था ठीक दिया गया था, तो वो कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए।
लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट पास करती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करती है और उसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट पास करती है, जिसमें ये इनकंसिस्टेंसी रिमूव कर दी जाती है। कैसे? वो आर्टिकल 19 की सब क्लोज 6 को ऐड किया जाता है और उसमें ये अधिकार दिया जाता है गवर्नमेंट को कि वो किसी भी ट्रेड बिजनेस पर मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकती है अगर वो पब्लिक ओपिनियन में ठीक है तो। अब ये तो था केस का पूरा सिनेरियो, क्या कि पहले एक्ट पास किया जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर हमारे फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन था प्राइमा फेसिया। लेकिन ये तो मनमानी करने वाली बात होगी ना गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक क्लोज और ऐड कर दी कि वो गवर्नमेंट जो है कोई भी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सकती है। लेकिन ये हमारे आर्टिकल में दिया गया था और यही है पूरा का पूरा केस। लेकिन अब एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैसे इससे रिलेटेड है वो जानते हैं। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये कहता है कि जितने भी लॉज, अब ध्यान से सुनेगा, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उससे पहले जितने भी लॉज थे जो इनकंसिस्टेंट थे फंडामेंटल राइट से, पहली बात तो आपको ये जान लेनी है कि पूरे के पूरे एक्ट जो है वो वॉइड नहीं हुए थे, सिर्फ वो सेक्शन वॉइड हुए थे जो फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट हैं। यानी कि जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, मैं फिर से दे रहा हूं कि अगर कोई एक्ट है उसमें 50 सेक्शन है लेकिन सिर्फ सेक्शन 5 और सेक्शन 4, ये दो सेक्शन ही, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कुछ भी हो सकता है, कि सिर्फ 2 सेक्शन ही अगर इनकंसिस्टेंट हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ, सिर्फ 2 सेक्शन वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा एक्ट ही क्या कर दिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। नहीं, सिर्फ वो 2 सेक्शन ही इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे और वॉइड माने जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कैच है, यहाँ पर हमने कहा है कि वॉइड माने जाएंगे, हमने वॉइड एब इनिशियो नहीं कहा। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हैं, जो हमने पिछले केस लॉ में भी डिस्कस किया था। यानी कि जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात आएगी तो हम इस केस को भी डिस्कस करेंगे, इसको केस लॉ को भी मेंशन करेंगे, और जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है केस लॉ नंबर 1 वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब आपके माइंड में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए, ये वैसे मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए एक एक्ट है, उसमें 50 सेक्शन है, लेकिन उसमें 3 या 4 सेक्शन ऐसे थे जो इनकंसिस्टेंट है, जो वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, और वो मेन सेक्शंस हैं जो वॉयलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो इस सिनेरियो में ये होगा, अगर वो मेन सेक्शंस हैं और उस पर ही पूरा का पूरा एक्ट जो है वो रखा गया है, यानी कि उन सेक्शन के बिना पूरे एक्ट की कोई महत्वता ही नहीं है, तो पूरा का पूरा एक्ट ही वॉइड मान लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली बात तो ये है कि अगर 2 सेक्शन है किसी एक्ट के जो इनकंसिस्टेंट है तो उन्हीं को ही वॉइड माना जाएगा। लेकिन कुछ सिनेरियो आते हैं जो वो मेन सेक्शन ही वही हैं जिन पर आधारशिला रखी गई है, अगर वही फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो पूरे एक्ट की क्या मान्यता रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उन एक्ट को भी पूरा वॉइड मान लिया जाएगा। दूसरी बात हमने ये डिस्कस किया है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं। अब मेन चीज ये देखिए, एक्लिप्स क्या होता है? हिंदी में कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स जैसे आता है, तो हिंदी में बोला जाता है ग्रहण, यानी किसी चीज पर ग्रहण लग गया है। तो सिमिलर वे में जो पुराने लॉज हैं उन पर ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन वो वापस आ सकते हैं। कैसे? जैसे इस सिनेरियो में गवर्नमेंट ने एक दोबारा से एक अमेंडमेंट कर दी और उन एक्ट को एक्टिव कर दिया। इसी तरह से अगर कोई 1950 से पहले वाला कोई लॉ है और गवर्नमेंट चाहती है कि उसे एक्टिव करना है तो उन्हें अमेंडमेंट करनी होगी, वो तब तक वॉइड माने जाएंगे, वॉइड एब इनिशियो नहीं माने जाएंगे। यानी कि सिर्फ वही सेक्शन वॉइड माने जाएंगे, वो डोरमेंट स्टेट में है, सो रहे हैं। वो एक्टिव कब होंगे? जब गवर्नमेंट जो है एक लीगल वे में, फॉर्मल वे में अमेंडमेंट कर देगी। दूसरी बात है ये। अब तीसरी बात क्या है? जो सबसे मेन चीज, अगेन मैंने ये डिस्कस किया कि वो अगेन दोबारा एग्जांपल, 50 सेक्शन है, 2 सेक्शन जो है वो इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, तो उन 2 सेक्शंस को हम वॉइड मानेंगे। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमें सिटीजन को दिए गए हैं, वो फॉरेनर्स को नहीं दिए गए,
और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कंपनीज को भी नहीं दिए गए। हम एक केस लॉ और डिस्कस करेंगे जिसमें एक केस हुआ था। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कंपनी है वो कहे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट जी वायलेट हो गया, ये तो आपने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोर्ट कहेगी सॉरी ये जो हमने राइट है वो सिटीजन को दिया है, कंपनी को नहीं दिया, तो आप पर तो वो एप्लीकेबल होगा एज इट इज। यानी कि 1950 से पहले कोई एक्ट है सेम जिसमें 50 सेक्शन थे, 2 सेक्शन 4 और 5 इनकंसिस्टेंट है, वो सिटीजन पर तो नहीं लगेंगे क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, लेकिन कंपनीज पर लगेंगे एज इट इज। और अगर जैसे आर्टिकल 19 है वो सिर्फ सिटीजन को दिया गया है, इसी तरह से कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को नहीं दिए गए। राइट टू लाइफ फॉरेनर्स को दिया गया है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सिर्फ सिटीजन को है। तो कोई फॉरेनर कहे कि ये मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये वायलेट हो रहा है किसी एक्ट के कारण, तो उसे कहा जाएगा सॉरी ये हमने जो राइट है वो सिर्फ सिटीजन को दिया है, फॉरेनर्स को नहीं दिया, तो आप पर वो जो एक्ट है वो एज इट इज अप्लाई होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। दोबारा से बता रहा हूं कि अगर कोई एक्ट जो है वो सिर्फ सिटीजन पर अप्लाई होता है, वो फॉरेनर्स पर अप्लाई नहीं होता, और वो वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो वो कंपनीज पर एज इट इज अप्लाई होगा, बेशक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तब भी। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई तो वापस से आप फॉरवर्ड कीजिए बैक जाके, तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और कंप्लीट केस भिकाजी नारायण धाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस के बाद गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करनी पड़ी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट, और उसके बाद ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का जो कंसेप्ट है वो इमर्ज होके आया और क्लियर हुई पिक्चर कि किस तरह से जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं वो एक डोरमेंट स्टेट में है, वो स्टिल एप्लीकेबल होते हैं नॉन सिटीजन पर, कंपनीज पर। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। आर्टिकल 13 का ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट केस लॉ है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह के वीडियो देख